हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिक्स्ड वीडियो, कुछ पाकिस्तानियों रिएक्शन चैनलों का और कुछ इंडियन रिएक्शन चैनलों का वीडियो। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीएम मोदी एक डिक्टेटर है, ऐसा दावा है ऑलमोस्ट सभी ऑपोजिशन पार्टीज, कुछ बड़े न्यूज चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स का। डिक्टेटरशिप चलছে। Modi is a dictator, a man worse than Hitler, Kumaraswamy told the supporters today. अगर मोदी जी इस 2024 के इलेक्शंस में जीत कर आते हैं तो अगली बार से इलेक्शंस होना ही बंद हो जाएंगे और तानाशाही शुरू हो जाएगी। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आए। अब फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाकई में कई सारे उनके कंसर्न्स लेजिट है, चाहे मोदी जी के सपोर्टर्स इसे एक्नॉलेज करते हैं या नहीं। जैसे हर कोई एग्री करेगा कि 2014 के बाद ही तो अचानक से एक प्रो हिंदुत्व का वेव आ गया, जिसने एक्चुअली में खाद दिया बीजेपी के कमल को फूलने में। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? और इसीलिए कोई भी बीजेपी सपोर्टर इसे भी डिनाई नहीं कर सकता कि हिंदू एम्पावरमेंट होते ही मुस्लिम्स के अगेंस्ट काफी नेगेटिव थॉट्स सर्कुलेट होने लग गए सोशल मीडिया में, जिसे ऑपोजिशन लीडर्स ने कैपिटलाइज कराकर उनमें और भी ज्यादा डर का माहौल फैलाना शुरू कर दिया। अब आइडियोलॉजीज के आधार पर पावर में आना एक डिक्टेटर की कोर निशानी तो होती ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हिटलर भी तो आर्यन सुप्रीमेसी के आइडियोलॉजी से ही पावर में आया था। आइसिस फाउंडर जरकावी इस्लामिक सुप्रीमेसी के बल पर और स्टालिन सोशलिस्ट सुप्रीमेसी। अब हिटलर के राइज के टाइम पर भी लोगों को यही लगा था कि आर्यन सुप्रीमेसी एक अच्छी विचारधारा है और ज्यूज का तो सिर्फ इकोनॉमिक बहिष्कार ही हो रहा है। पर आगे जाकर यही चीज इस तरह से एस्केलेट हुई कि ज्यूज के खिलाफ सभी जर्मन्स में एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट फैलने लग गया और उनके खुलेआम एग्जीक्यूशंस तक होने लगे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में तो आपने सुना ही है। अब मैं यहां पर आज की रियलिटी क्या है, कौन सही है कौन गलत, ये अब तक नहीं बता रहा हूं, बल्कि परसेप्शन ऑफ रियलिटी की बात कर रहा हूं। क्योंकि बीजेपी सपोर्टर्स को लग सकता है कि डरने की जरूरत तो माइनॉरिटीज को नहीं बल्कि हिंदुओं को है। तो ये उनका परसेप्शन ऑफ रियलिटी है। बट बिना ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू को लॉजिकली समझे कि कहां से वो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, बिना उसके जड़ तक जाए हम वो सच है या झूठ ये नहीं समझ सकते। हमें प्रोपोगैंडास को असली सच्चाई से अपने विवेक के इस्तेमाल से अलग करना ही होगा और तभी हम एक रियल जागरूक इंडियन बन सकते हैं, सिर्फ एक अंधभक्त नहीं। और आज के इस वीडियो में बिल्कुल हमारी यही कोशिश होगी कि इस पूरे मुद्दे के जड़ तक जाए, रूलिंग गवर्नमेंट सपोर्टर्स और एंटी गवर्नमेंट सपोर्टर्स दोनों के नजरियों को लॉजिकली समझे और फिर ही जजमेंट पास करे कि किसका पलड़ा भारी है। सो पहले समझते हैं कि क्यों ऑपोजिशन ये दावा कर रही है कि मोदी जी एक डिक्टेटर है जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक डिक्टेटर की असल पहचान ही क्या है, हिस्टोरिकली क्या रही है और मोदी जी की लीडरशिप इनसे कितना मैच कर रही है। किसी भी डिक्टेटोरियल रेजिम के मुख्य पिलर्स हैं ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। इनसे ही एक डिक्टेटर का पूरा गेम डिफाइन हो जाता है। शुरू करते हैं डिक्टेटोरियल रेजिम के बेस से, यानी पहले पिलर आइडियोलॉजी से। और बीजेपी के केस में यह आइडियोलॉजिकल बैकबोन है हिंदुत्व। हैना आरेंट, एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थियरिस्ट, ने अपने पब्लिकेशन द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में यह लिखा है कि आइडियोलॉजीज ही डिक्टेटोरियल रेजिम्स के लिए पावर हाउस होती है। एक डिक्टेटर को लोगों को करोड़ों की तादाद में अपने साथ करना होता है और यह सिर्फ आइडियोलॉजीज के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आइडियोलॉजीज ही हम जैसे कॉमन लोगों को कॉमन बिलीफ्स के थ्रू जोड़ने का काम करती है, एक सुनहरे भविष्य का एक विजन देती है और इसीलिए ही किसी भी रेजिम का ये बैकबोन होती है। अगर आप दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल डिक्टेटर्स के केसेस को देखोगे, जैसे हिटलर की रेजिम ले लो, उसने जर्मनी में आम जर्मन्स में नाजिज्म की आइडियोलॉजी को पेनिट्रेट करके देश में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था। Das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste. Ihre von dem deutschen Volk übernommene Aufgabe zu erfüllen. Sie tritt daher heute hin vor dem Deutschen Reichstag mit dem heißen Wunsch, in ihm eine Stütze zu finden für die Durchführung ihrer Mission. अगर आप उसकी बुक मीन कैंप में भी देखोगे, इसके चैप्टर 11 में उसने रेस के प्यूरिटी को सीधे नेशनलिज्म से जोड़ा है। रशिया के डिक्टेटर व्लादिमीर पुतिन भी क्रिमियन इन्वेजन को, इनफैक्ट अभी के यूक्रेनियन इन्वेजन को भी वो रशियन एथनिसिटी को बचाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं।
और इसीलिए आम जनता भी उन्हें सपोर्ट करती है। इराक और सीरिया की आईएसएस रिजीम भी तो अपने सलाफी इस्लामिक कैलिफेट वाले आइडियोलॉजी पर ही तो रूल कर रही थी। सो बेसिकली आइडियोलॉजी के बिना एक डिक्टेटर जनता पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकता। अब ऑपोजिशन के हिसाब से बीजेपी के कोर में आरएसएस आइडियोलॉजी है, जिस पर भी हिंदुत्व, सुप्रीमेसी और माइनॉरिटी को दबाने वाला एंगल है। अब इस पर बीजेपी का क्या पर्सपेक्टिव है, इसे हम आगे कवर करेंगे। बट एक डिक्टेटर इन्हीं आइडियोलॉजीज के थ्रू करोड़ों को अपने साइड में करके पावर गेन करता है। अब एक बार डिक्टेटर पावर में आ जाए, इसके बाद वो देश के की इंस्टीट्यूशंस में अपनी पकड़ बढ़ाने लगता है, जो डिक्टेटरशिप का दूसरा मेन पिलर है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसे ही देश की नब्ज को अपने हाथ में लिया जा सकता है और अपनी हार्ड पावर को बढ़ाया जा सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली हार्ड पावर और हार्ड सिस्टम से ही तो देश को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक डिक्टेटर ये कैसे करता है? अपने लॉयलिस्ट्स, अपने वफादारों को की इंस्टीट्यूशंस के लीडरशिप में प्लेस करके। अब मोदी सरकार पर भी ऑपोजिशन सेम एलिगेशंस लगाती है। उनके मुताबिक मोदी जी गवर्नेंस के 3 मेजर पिलर्स मिलिट्री, जस्टिस सिस्टम और एग्जीक्यूटिव बॉडीज को कंट्रोल करते हैं, जो उन्हें एक्सट्रीमली पावरफुल बना रहा है। अब इसे ऑपोजिशन द्वारा हाईलाइट किए गए केसेस से समझते हैं, लेकिन उन केसेस को खोलने से पहले एक जगह है जहां पर ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों भी बिल्कुल कंसेंसस में है, वो है इंडिया की ग्रोथ इन आईटी सेक्टर। सो हाल ही में डेटा साइंस और एनालिटिक्स के जॉब का डिमांड मार्केट में काफी बढ़ चुका है। ये मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी में सबसे हाईएस्ट स्किल जॉब होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी के टॉप मैनेजर्स बड़े बड़े डिसीजन सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टडी करके ही उनके बेसिस पर लेते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कंपनीज में इनकी सैलरीज भी काफी हाई होती है। पर अगर आपको भी इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आप स्केलर की मदद से ये स्किल सीख सकते हो, क्योंकि इनके काफी सारे लर्नर्स अब तक टॉप कंपनीज जैसे गूगल, एफबी और अमेजॉन में प्लेस हो चुके हैं। स्केलर बेसिकली एक काफी अच्छा ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के स्किल्स डायरेक्टली टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। प्लस स्केलर के 80+ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है, ना सिर्फ थियोरेटिकल। इतना ही नहीं, स्केलर आपको इजी EMI ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है, वो भी 2 साल तक विद 0 इंटरेस्ट। सो अगर आप भी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की फील्ड में अपना करियर सिक्योर करना चाहते हो, यू कैन बुक अ फ्री लाइव क्लास एट scalar.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब लौट आते हैं हमारे टॉपिक पर। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मोदी सरकार पर एलिगेशंस लगे हैं कि वो गवर्नेंस के 3 मेजर पिलर्स मिलिट्री, जस्टिस सिस्टम और एग्जीक्यूटिव बॉडीज को कंट्रोल करते हैं, जो उन्हें एक्सट्रीमली पावरफुल बना रहा है। अगर मिलिट्री कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑपोजिशन का यह दावा है कि 2016 में ही बीजेपी ने इंडियन आर्मी के टॉप लीडरशिप पोजीशन पर अपने लॉयलिस्ट को प्लेस किया था। उनके मुताबिक जनरल बिपिन रावत जी को 2 सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को साइडलाइन करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। और ऐसा ही सेम इंडियन नेवी में भी हुआ वाइस एडमिरल करमबीर सिंह जी के साथ, जिनको भी 2 सीनियर नेवी ऑफिसर्स को साइडलाइन करके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया। बीजेपी पर इवन यह भी आरोप है कि वो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स को इलेक्शन टिकट्स तक ऑफर करते हैं। अब ये सेम प्रैक्टिस दुनिया भर के कई फेमस डिक्टेटर्स फॉलो करते हैं, जैसे लिबिया के डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी भी अपने मिलिट्री कमांडर्स की लॉयल्टी को इंश्योर करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी पैसे देते थे या फिर उन्हें प्रमोशन ऑफर करते थे। सीरिया के डिक्टेटर बशार अल असाद क्लोज फैमिली मेंबर्स या उनके नजदीकी लोगों को ही टॉप पोजीशंस पर प्लेस किया करते थे। एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अब जुडिशियल सिस्टम्स की अगर बात करें तो इसमें भी ऑपोजिशन के ये एलिगेशंस है कि मोदी गवर्नमेंट अपने फेवरेट जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करती है। जैसे 2018 में रंजन गोगोई की अपॉइंटमेंट पर ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट को हेवीली क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि गोगोई जी के ही टेन्योर में सरकार के पक्ष में कई सारे जजमेंट्स आए थे, जैसे राफेल एयरक्राफ्ट का केस, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को डिसमिस करने का केस, और सबसे अवेटेड राम मंदिर का डिसीजन भी रंजन गोगोई के ही टेन्योर में आया था। और ऑपोजिशन के एलिगेशंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब हुए जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट से रिटायर होने के बाद रंजन जी बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा MP बने। अब एक डिक्टेटोरियल रेजिम में डिक्टेटर जुडिशियल सिस्टम्स पर अपनी कंट्रोल रखता है उसके पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए। और इसीलिए आप देखोगे तो 2016 में जब टर्की के डिक्टेटर रिसेप तय्यिप एर्डोगान के खिलाफ मिलिट्री कू का अटेम्प्ट हुआ था, तब उन्होंने सबसे पहले रिबेल्स को सपोर्ट करने वाले 2700 जजेस को अरेस्ट करवाया। और पुतिन तो फेमस ही है जुडिशरी में अपने लॉयल जजेस को प्लेस करने के लिए, जिस वजह से रशिया का क्रिमिनल कन्विक्शन रेट 99% है। जस्ट इमेजिन 99%। मतलब लिटरली जुडिशरी एक स्टेट पपेटी है, जिससे स्टेट अपने ऑपोजिशन को जब चाहे जैसे चाहे आराम से एलिमिनेट कर सकता है। इनफैक्ट रशिया के जजेस का तो एक्विटल रेट बढ़ने पर उन्हें फायर तक कर दिया जाता है।
अब अगर बात करें एग्जीक्यूटिव बॉडीज की, तो पीएम मोदी पर ऑपोजिशन ने कई बार एलिगेशंस लगाए कि वो टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडीज जैसे सीबीआई में अपने लॉयलिस्ट्स को इंस्टॉल करते हैं। इसमें भी सीबीआई डायरेक्टर पोस्ट पर ऋषि कुमार शुक्ला जी के अपॉइंटमेंट को लेकर ऑपोजिशन ने काफी उन्हें हेवीली क्रिटिसाइज किया था। उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने इनकी अपॉइंटमेंट जानबूझकर सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर की थी ताकि ऋषि जी, जो ऑपोजिशन के हिसाब से मोदी गवर्नमेंट के लॉयल ऑफिसर है, उनसे सरकार मन चाहे काम करवा सकती है, क्योंकि सीबीआई का पॉलिटिकल इस्तेमाल ज्यादातर ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस फाइल करने और इन्वेस्टिगेट करने में किया जाता है। अब यूजुअली चाइना में भी ऐसा ही होता है। उनके गवर्नमेंट बॉडीज में शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के ही टॉप पार्टी वर्कर्स को प्लेस करते हैं, और नॉर्थ कोरिया में तो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया यानी किम जोंग उन की सरकार ही सभी एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए सारे छोटे बड़े डिसीजंस पास करती है। सो अब एक बार पूरे की इंस्टीट्यूशंस में अपना कब्जा बनाने के बाद, हार्ड पावर और हार्ड कंट्रोल गेन करने के बाद, अगले सबसे मेजर स्टेप में एक डिक्टेटर अपने ऑपोजिशन को सप्रेस करने लगता है। सारे ऑपोजिशन पार्टीज को उसके खिलाफ बोलने वाले को निपटाने लगता है, और ये एलिगेशंस ऑपोजिशन पार्टीज का मोदी और उनके गवर्नमेंट पर भी है। वो ईडी और सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसीज को यूज करके उनके पार्टी मेंबर्स को डरा धमकाकर या फिर लालच देकर अपनी तरफ कर लेते हैं। इवन ऑपोजिशनल एक्टिविस्ट और क्रिटिक्स जो भी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता। अब इस बिहेवियर को डिक्टेटोरियल रेजिम से कंपेयर करें तो कोई भी रेजिम ले लो, 99% केसेस में ऐसा ही होता है। जस्ट टू नेम अ फ्यू, यूएसएसआर के टाइम जोसेफ स्टालिन के डिक्टेटर रेजिम के अगेंस्ट जाने वाले ऑपोजिशन पार्टीज और लोगों को दबाने के लिए उसने 1000-10,000 नहीं बल्कि लाखों लोगों को लेबर कैंप्स भेजा और लाखों को मार डाला। सीरिया में बशर अल असाद की डिक्टेटरशिप में लोगों का बेसिक ह्यूमन राइट्स, यहां तक कि उनके रिलीजन और आजादी तक छीनी जा रही थी। लेकिन सीरिया के लोगों के लिए सबसे डरावना मंजर तब आया जब बशर ने अपने ही लोगों के अगेंस्ट केमिकल वेपन्स का यूज करके मासूम लोगों को मारना शुरू किया। नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग उन ने तो आज ही की तारीख में अपने खिलाफ जाने वाले लोगों के लिए एक पूरे रीजन को पॉलिटिकल कैंप या डिटेंशन कैंप ही बना रखा है। यानी कि बेसिकली एक बार सारे की इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल एक डिक्टेटोरियल लीडर के हाथों में आ जाए तो उसके बाद वो अपने खिलाफ जाने वाले हर क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। लोगों का पूरा साथ अब भी चाहिए और खुद का बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन के रूप में परसेप्शन बनाए भी रखना है, वरना आगे चलकर सिविल वॉर या को हो जाएगा। और इसीलिए खुद को पॉजिटिव लाइट में दिखाने के लिए लोगों में अपना प्रोपोगेंडा चलाते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को एग्जैजरेट किया जाता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन को सच की तरह पर पेश किया जाता है, जिससे कि लीडर की लोगों के बीच एक लार्जर देन लाइफ इमेज बने। और ऐसा कर पाने में इनकी हथियार बनती है मीडिया। 2020 में एक आईटी रूल्स अमेंडमेंट एक्ट आया था और ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग ये अमेंडमेंट एक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस को ही खत्म करने के लिए लाया गया था, क्योंकि इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अगर पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट या किसी भी यूनियन गवर्नमेंट एजेंसी को यह लगता है कि कोई भी न्यूज फेक है, झूठी है, तो उस न्यूज को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना ही होगा। गवर्नमेंट पर भी ये एलिगेशंस लगे हैं कि ये सो कॉल्ड गोदी मीडिया के थ्रू अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, और अगर कोई इन पर सवाल उठाए तो ये उन्हें पिक्चर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे एनडीटीवी और रविश कुमार का केस तो आपको याद ही होगा। एनडीटीवी के रविश कुमार उन चुनिंदा जर्नलिस्ट में से एक थे जो मोदी गवर्नमेंट पर सवाल किया करते थे। पर फिर क्या हुआ? ऑपोजिशन की माने तो उनकी आवाज दबाने के लिए मोदी जी ने अडानी के साथ मिलकर एनडीटीवी ही खरीद लिया। अब डिक्टेटोरियल रेजिम्स की अगर बात करें तो तानाशाही के खिलाफ एक इंसान कब खड़ा होगा? जब उसे ऐसा लगे कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में मीडिया आउटलेट्स पर ही गवर्नमेंट कंट्रोल होने की वजह से सिटीजन्स को वही लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है जो सरकार चाहती है उसे मिले। सिटीजन्स को वहां पर टीवी में बस वही प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं जिनमें किम जोंग उन और उसकी फैमिली की हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और वो कैसे नॉर्थ कोरिया को बेहतर बना रहे हैं, यही सब दिखाया जाता है। किम जोंग उन की तानाशाही में अगर कोई देश छोड़कर भाग भी गया तो उसे उसके परिवार वाले फोन तक नहीं करते, क्योंकि अगर वो बात करें और पकड़े गए तो उन्हें अपनी जिंदगी के बाकी के साल या तो पॉलिटिकल कैंप्स या डिटेंशन सेंटर में गुजारने पड़ेंगे। हिटलर की एक्सट्रीमिस्ट सच्चाई तो आज सभी को पता है, पर कम लोग जानते हैं कि 1933 में पावर में आते ही उसने एक प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री की ही शुरुआत कर दी थी। न्यूज़पेपर, रेडियो, यहां तक कि फिल्मों और दूसरी कलाओं के जरिए नाजी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा था। इनफैक्ट आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट को उसने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को उनके पोजीशन से हटाने के लिए तक यूज किया है। शी जिनपिंग ने भी चाइना में प्रोपोगेंडा फैक्ट्री चला रखी है जिसमें 14,000 लोग एम्प्लॉयड है और वो हर वक्त मीडिया को मॉनिटर करते हैं। और यहाँ के मेगा ब्रॉडकास्टर का टास्क है
पार्टी के एक पॉजिटिव इमेज को प्रोपोगेट करना, उनके डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज के बारे में बताना, और साथ ही चाइना की सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को कहानियों के रूप में चाइना की जनता को प्रेजेंट करना। सो बेसिकली ऑल इन ऑल कांस्टेंट पॉजिटिव प्रोपोगेंडा उस डिक्टेटर को देश का हीरो बना देता है, और अब बस सुपर हीरो बनना बाकी रह जाता है ताकि लीडर का एक अपना ही पर्सनालिटी कल्ट बन जाए। और इसके लिए फिर लीडर स्ट्रॉन्ग एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी या एक्स्ट्रॉर्डिनरी कारनामे करके दिखाता है जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किए, और इससे बेसिकली उस लीडर की लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट हो जाती है और लोगों को लगता है कि ऐसा लीडर तो 100 सालों में ही एक बार आता है। जैसे किम जोंग उन के पिताजी किम जोंग इल के केस में बताया जा रहा है कि उनका जन्म सेक्रेड माउंट पेक्टू में हुआ था, और जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन आसमान में एक नए सितारे ने जन्म लिया था, और फिर मौसम ही बदल गया। पर असल में उसका जन्म सोवियत आर्मी के बैरक में हुआ है, और उसने वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं लड़ा है जैसे नॉर्थ कोरिया प्रोपोगेंडा बताता है। अब इंडिया के केस में ऑपोजिशन का यह पर्सपेक्टिव है कि मोदी जी द्वारा बिग और बोल्ड डिसीजंस लेकर ऐसी ही इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाना, जो डिसीजन आज तक किसी लीडर ने भी नहीं लिया। ऑपोजिशन ये भी एलिगेशंस लगाती है कि जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन जैसे डिसीजंस पास करके कंट्री में चेंज आएगा, ऐसा मोदी जी दिखा रहे हैं जस्ट टू डिस्प्ले टू द पीपल कि मोदी है तो मुमकिन है। इन शॉर्ट, मोदी जी अपनी हीरो वाली यानी लार्जर देन लाइफ वाली पर्सनालिटी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने यह भी एलिगेशंस लगाए कि मोदी जी का आईटी सेल इतना स्मार्टली काम करता है कि हर एक ऑपोजिशन को पप्पू दिखाता है ताकि उनके सामने मोदी जी की इमेज स्ट्रांग हो जाए, मतलब लोग दूसरे लीडर्स को मजाक में ले और मोदी जी को सीरियस तरीके से। लेकिन जब कोई मोदी जी के खिलाफ यही टैक्टिक यूज करता है तब वहीं पर आईटी सेल उस षड्यंत्र को स्मार्टली अपना ही हथियार बना लेती है, जैसे कि मैं हूं चौकीदार स्लोगन के केस में हुआ था, जब ऑपोजिशन ने मोदी जी को चौकीदार स्टेटमेंट पर बैश किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं चौकीदार बनूंगा। चौकीदारी किसकी की? जवाब दो भैया, चौकीदारी किसकी की नरेंद्र मोदी ने? गली गली में शोर है। तब वही चौकीदार वर्ड्स हर जगह पर दिखा दिखाकर उसे एक पॉजिटिव कैंपेन में आईटी सेल ने कन्वर्ट कर दिया, और ऐसा दिखाया कि मोदी जी देश के चौकीदार हैं और देश को सिक्योर रख रहे हैं। स्वस्थ रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ऐसा ही कुछ किया था बाकी के डिक्टेटर्स ने भी, जैसे हिटलर को पोर्ट्रे किया गया सेवियर ऑफ द नेशन के रूप में, जो जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 में ह्यूमिलिएट होने के बाद उसे अपने बुलंदियों तक पहुंचाएगा। यूएसएसआर के डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन को पोर्ट्रे किया गया फादरली फिगर के तौर पर, जो सोवियत यूनियन के सोशल वैल्यूज को बचाएगा। टर्की के एर्डोगान को तो लोग इस्लामिक खलीफ तक मानने लग गए, और पुतिन का माचोइज्म, केजीबी के सुपर स्ट्रॉन्ग स्पाई और पर्सनालिटी होने का इमेज भी सभी रशियंस के माइंड में फ्रेश है। आज भी कई रशियंस को ऐसा लगता है कि पुतिन के बिना रशिया सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। और इस तरह से एक डिक्टेटर अपने रेजिम में खुद को सुपर हीरो बना देता है। अब फ्रेंड्स, ऑपोजिशन की साइड स्टोरी सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हां, मोदी जी तो डिक्टेटर के सारे सिम्टम्स दिखा रहे हैं, तो क्या वाकई में इंडिया डिक्टेटोरियल रेजिम की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज का क्या, जो इंडियन सभ्यता की पहचान है, जिसे हम इंडियंस किसी भी हालत में कुर्बान नहीं करने वाले। बट ध्यान रहे, अभी तक हमने सिर्फ एक ही पक्ष को एक्सप्लेन किया है, एंड आई नो काफी डिटेल में, इतना तो शायद कई ऑपोजिशन सपोर्टर्स भी नहीं करते, बट बेसिकली आपको अभी ऑपोजिशन की साइड ऑफ द स्टोरी अच्छे से पता चल गई है। अब कंप्लीट पिक्चर तभी जान पाओगे जब दूसरे पक्ष के भी साइड ऑफ स्टोरी को भी समझोगे, और तभी हम एक रैशनल, अनबायस्ड कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। सो सबसे पहले तो एक डिक्टेटोरियल रेजिम और एक डेमोक्रेटिक रेजिम में फंडामेंटल डिफरेंस होता है कि सिस्टम के हिसाब से किसकी सुप्रीम अथॉरिटी है, कौन सुप्रीमली पावरफुल है, और रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस उसी के हिसाब से चलता है। वेल, एक डिक्टेटोरियल रेजिम में ये ऑफ कोर्स वो डिक्टेटर और उसकी रूलिंग पार्टी ही होती है, पर हमारे देश इंडिया के केस में देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीमली पावरफुल एंटिटी है, किसी भी लीडर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल, और कोई भी लीडर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वैल्यूज है उसे फंडामेंटली चेंज ही नहीं कर सकता। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल हो जाएगा, और लीडर पर केस करके उसे अंदर किया जा सकता है। और यही सेम चीज हमने पास्ट में भी देख लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में से सोशलिस्ट वर्ड निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कहकर कि यह बदलाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अलाउ नहीं किया जा सकता। सो बीजेपी गवर्नमेंट का पक्ष यही है कि जो कुछ भी बदलाव वो ला रहे हैं
वो इंडिया के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही है। तो ऑपोजिशन ये कैसे बोल सकती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिक्टेटोरियल है? अगर चाइना में इलेक्शंस की बात की जाए तो शी जिनपिंग ने इलेक्शन जीतने के बाद सीधे ये कह दिया कि 2036 तक कोई इलेक्शन नहीं होगा। इवन हिटलर ने भी पावर में आने के बाद तानाशाही घोषित कर दी थी और उसके पावर में आने के बाद इलेक्शंस ही नहीं हुए। पर मोदी जी अपने दोनों टर्म्स में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से यानी इलेक्शंस जीत कर आए। मतलब जनता ने ही तो उन्हें दोनों टर्म्स में इलेक्ट करके जिताया और उनका हर डिसीजन भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही फॉलो हुआ। तो इसमें डिक्टेटरशिप कहां से आया? अगर बात करें बीजेपी की माइनॉरिटीज को दबाने या उनमें डर फैलाने वाले एलिगेशन की, तो ये क्लेम कितना वैलिड है? सरकार माइनॉरिटीज को दबा रही है, ये नैरेटिव आप और मैं सब जानते हैं कहां से रूट होता है। बीजेपी को हिंदुत्व आइडियोलॉजी आरएसएस का बैकिंग है और इसीलिए माइनॉरिटीज में डर फैल रहा है कि हिंदूस ताकत में आकर उन्हें दबाएंगे। अब ये डर पहली नजर में जायज भी है, डिनाई नहीं करना चाहिए, बट क्या ये फैक्चुअली भी हो रहा है या होने वाला है? साइकोलॉजी का एक सिंपल सा फैक्ट है, हमारे 99% फियर्स कभी भी सच नहीं होते, लेकिन फियर के जरिए लोगों को कंट्रोल करना भी तो सबसे आसान है। सो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑपोजिशन के साइड से प्रोपोगेंडा है जो रियलिटी से कोसों दूर है और इसीलिए जड़ से ही सच्चाई जानने के लिए हमने आरएसएस के ही कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, जिससे डायरेक्टली बीजेपी की आइडियोलॉजी कहां से डिराइव हो रही है, उसका गवर्नेंस में प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होगा, इसे हम समझ सकते हैं। सो आरएसएस की हिंदुत्व आइडियोलॉजी फंडामेंटली क्या है? वेल, इंटरेस्टिंगली आरएसएस के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार भी इस्लाम या मुस्लिम शब्द का यूज ही नहीं किया गया है, उन्हें सप्रेस करना तो दूर की बात। अब एग्जैक्टली यहीं पर से ही आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन आता है। उन्होंने हिंदू इस शब्द को लेकर एक काफी ब्रॉड सेंस में बात की है, जो भी बेसिकली हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ है, फिर उसका रिलीजन चाहे कुछ भी हो, वो हिंदू है। और ये चीज आरएसएस ने आगे आकर कई बार पब्लिकली भी कही है। अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। अब ये चीज समवन लाइक हिटलर या बगदादी ने तो कभी भी माइनॉरिटीज के बेनिफिट में नहीं कही है। डिक्टेटर्स का तो पहला मोटिव होता है माइनॉरिटीज को खत्म करना। आरएसएस एक रिलीजियस से ज्यादा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, जैसे इसके नाम से ही आप समझ सकते हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी अ कम्युनिटी दैट सर्व्स द नेशन, नॉट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजन। और शायद यही सच मुस्लिम्स को नहीं बताया जा रहा माइनॉरिटी लीडर्स द्वारा। आरएसएस में तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी एक मुस्लिम ग्रुप भी है। ये ग्रुप 2002 में भारत के बेहतर भविष्य को देखकर 10,000 मुस्लिम लोगों के साथ क्रिएट हुआ था। तो अगर मोदी जी एक डिक्टेटर होते तो ये माइनॉरिटीज का आंकड़ा 10,000 से बढ़कर 10 लाख थोड़ी हो गया होता आज के तारीख में। मतलब आप खुद ही सोचो, क्या हिटलर की आर्मी में एक ज्यूज माइनॉरिटी का कोई ग्रुप था? क्या आईसिस में हिंदू माइनॉरिटी और डेवलपमेंट का कोई विंग है? ये बात तो कोई दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता। इनफैक्ट फनी लग रहा है सुनने में। अब चलो फिर भी मान लेते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के दिखाने के दांत कुछ और हो सकते हैं और खाने के कुछ और हो सकते हैं। उनके एक्शंस हो सकता है ना उनके बातों से मैच नहीं करते हो, राइट? तो डोंट वरी, हमने उसका भी डेटा निकाला है कि क्या ये जो बोलते हैं उसमें वाकई में बिलीव करते भी है कि नहीं। माइनॉरिटीज का एक्चुअल डेवलपमेंट हो भी रहा है क्या बीजेपी के ऑपोजिशन द्वारा टर्म्ड डिक्टेटोरियल रेजिम में? सो इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम्स की अगर रियलिटी देखें तो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से मोदी जी आने के बाद उल्टा उनका फायदा हुआ है। उन्हें काफी बेनिफिट्स मिले, फिर चाहे वो अपने खुद के घर के सपने को सच्चाई में बदलने वाली पीएम आवास योजना की वजह से हो, केरोसिन और लकड़ी से जलने वाले चूल्हे को छुड़वाकर गैस प्रोवाइड करने वाली उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, या फिर जरूरतमंदों को लोन देने वाली मुद्रा योजना। इन सभी योजनाओं में ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 24 से 30% तक बेनिफिशियरीज मुस्लिम्स है। इवन जनधन योजना जो 0 अमाउंट में अकाउंट ओपन करने का बेनिफिट देती है, उसमें भी 42% अकाउंट होल्डर्स मुस्लिम्स ही है। माइनॉरिटीज के एम्प्लॉयमेंट का भी डेटा चलो स्टडी करते हैं। इस मुद्दे पर तो एनडीटीवी ने खुद कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में मुस्लिम्स का परसेंटेज 2014 में सिर्फ 4.5% था, बट आज ये परसेंटेज बढ़कर 10.5% हो गया है। अब चलो एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि ऑपोजिशन बोलेगी मोदी गवर्नमेंट जानबूझकर फिलहाल माइनॉरिटीज को इक्वल ट्रीट कर रही है और शायद आगे जाकर ये सब कुछ बदलने वाली है। पर इनका विजन देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि आज स्कूलों में मुस्लिम बच्चों का एडमिशन 74.2% पहुंच चुका है, जो 2014 तक 69.4% था। अब एवरीवन नोस कि छोटे बच्चे ही देश का फ्यूचर होते हैं, और अगर इस गवर्नमेंट का गोल ही फ्यूचर में माइनॉरिटीज को खत्म करना होता तो आज ये परसेंटेज बढ़ने के जगह पर कम हो रहा होता। और अगर आप देखोगे तो बाकी के डिक्टेटर्स ने भी तो यही तो किया।
इंडिया में माइनॉरिटीज की सिचुएशन को चलो बाकी डिक्टेटोरियल देशों से कंपेयर करते हैं। स्टार्टिंग विद द वर्स्ट एग्जांपल हिटलर, जो सिर्फ नाक की साइज देखकर माइनॉरिटीज को मार देता था। इस फोटो को जरा देखिए, इस तरह से माइनॉरिटीज के नाक का मेजरमेंट लिया जाता था। अगर प्री डिसाइडेड मेजरमेंट में उसका नाक आता है तो वो इंसान आर्यन कहलाया जाता था, और अगर नोज गलती से भी उस मेजरमेंट में फिट नहीं होती तो उसे ज्यू घोषित कर दिया जाएगा और फिर उस माइनॉरिटी को न्यूरेनबर्ग लॉस के तहत मार दिया जाएगा। यस, ऐसे बकायदा विचित्र लॉस थे। हिटलर ने अपने डिक्टेटरशिप में तो बकायदा कैंप्स भी क्रिएट किए थे जहां वो होमोसेक्सुअल, ज्यूज, क्रिटिक्स, अल्कोहलिक्स, बेगर्स और जिप्सीज जैसे लोगों को कैद करके रखता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हिटलर ने कम से कम 85% जर्मन जिप्सीज को इसी कैंप में मार दिया था। ये जर्मन जिप्सीज वही इंडियंस थे जो अरब इन्वेजन के बाद सिंध से ट्रैवल किए थे यूरोप में, जिन्हें रोमानीज भी कहा जाता था। अब ये तो हुई एक डिक्टेटर की बात, पर चाइना में तो आज की तारीख में बकायदा कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्रिएटेड है जहां पर ऑलमोस्ट 11 मिलियन उइगुर मुस्लिम्स को रखा गया है, जिनमें 1 मिलियन लोगों को जेल में कैद करके रखा गया है और बाकी लोग पर इंटेंस सर्विलेंस रखा जाता है। उन पर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस यानी कि नमाज पढ़ने पर बैन और फोर्स्ड लेबर उनसे करवाया जाता है। अब ये सभी केसेस तो छोड़ ही दो, युगांडन मिलिट्री डिक्टेटर इडी आमीन तो दुनिया भर में इनफेमस था माइनॉरिटीज का मर्डर करके उन्हें खा जाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट? ये बात खुद युगांडा के हेल्थ मिनिस्टर हेनरी केम्बा ने कही है। इडी आमीन ने माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए ऐसे खौफनाक टॉर्चर चेंबर्स तक बनाए थे कि उसमें कितने माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स जैसे कि अचोली और लैंगो जैसे लोग मारे गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो इन मरने वाले लोगों का फिगर 5 लाख तक बताया। और हाँ, इसी माइनॉरिटी ग्रुप में इंडियंस भी शामिल थे जिनके साथ भी इडी आमीन ने बिल्कुल सेम ही व्यवहार किया। इवन आइसिस, जिन्होंने इराक और सीरिया में रूल किया, उन्होंने भी पावर में आने के बाद माइनॉरिटीज को किडनैप करके मारना शुरू कर दिया। उन्होंने क्रिश्चियंस को 2 ऑप्शन दिए, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या फिर अपने रिलीजन को फॉलो करने के बदले सरकार को टैक्स दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो यहां से चले जाओ या फिर मारे जाओगे। सो बेसिकली ये होता है असली डिक्टेटरशिप। अब ये सब जानने के बाद मोदी जी को डिक्टेटर कहना मतलब चिकन को ड्रैगन कहने जैसा हो जाएगा। अब इंडिया के केस से अगर इसे कंपेयर करें तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी क्या है पता है? एक तरफ ऑपोजिशन हमेशा लीडिंग पार्टी के आइडियोलॉजी को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्लान को दिखाकर उसे टारगेट करता है। लीडिंग पार्टी पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो मेजॉरिटी यानी हिंदूज के लिए बायस्ड है और माइनॉरिटी के राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बट हिंदूज इस कंट्री में मेजॉरिटी होने के बावजूद इस कंट्री के 8th क्लास सिटीजन है। यस, 8th क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास भी नहीं बल्कि 8th क्लास, क्योंकि बेनिफिट्स के कैटेगरी में टॉप 5 सिटीजन्स के लिस्ट में भी नहीं आते। वहीं पर मुस्लिम्स इस कंट्री में माइनॉरिटी है, नो डाउट, बट उन्हें आज हिंदूज के राइट से ज्यादा राइट्स मिल रहा है। वक्फ एक्ट 1995 इकलौता ऐसा एक्ट है जो एक कम्युनिटी को किसी भी लैंड को मस्जिद के लिए रजिस्टर कर लेने का हक देता है, जो बाकी किसी भी ट्रस्ट, अखाड़ा या मठ के पास नहीं है। एंड यस, आई एम नॉट इवन किडिंग। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 उन्हें यह हक देता है कि अगर वक्फ बोर्ड को ऐसा लगे कि ये लैंड मुस्लिम लैंड है तो वो सीधे इसे क्लेम कर सकते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, सिर्फ दिल्ली में वक्फ लैंड एंक्रोचमेंट के 58,000 केसेस पेंडिंग है, और आज के तारीख में वक्फ बोर्ड देश का 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है। ये एक्ट सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13(2) को वायलेट करता है, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जिससे बाकी सिटीजन्स के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। और यहां पर कई बार बाकी सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करके उनके हक की जमीन ली जा रही है। बट मोदी गवर्नमेंट ने कभी भी इस लॉ के अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट रियलिटी तो यह है कि कोई भी ऐसा लॉ उन्होंने हिंदू पक्ष के लिए नहीं बनाया। बट ऑन द अदर हैंड, दिल्ली में बैठे बैठे माइनॉरिटी सपोर्ट में ऑपोजिशन पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने तन मन धन से वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करने की बात कही। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मुंबई में रहने वाले इंडिया के सबसे रईस इंसान यानी अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, पर महाराष्ट्र सरकार की हिम्मत नहीं है कि अंबानी को कुछ कहे। और आगे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये है, अगर हमारी सरकार होती तो उसकी प्रॉपर्टी तुड़वा देती। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। ये माइनॉरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? यानी कि पीएम मोदी अब तक माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट करने की जगह पर उनका राइट आगे रख रहे हैं, पर हिंदूज जिनके लिए उन्हें बायस कहा जा रहा है, उनके लिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए हैं जो हिंदुओं को कम और नॉन हिंदुओं को ज्यादा खुश कर रहा है।
जैसे सबरीमला टेम्पल। इस टेम्पल में उन देवताओं को विराजित किया गया था जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और इसीलिए यहाँ पर औरतों को जाना मना था, स्पेशली उनके मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड में। पर वो मोदी गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने 2018 में ये नियम को हटाया और औरतों को मंदिर जाकर उन्हें रिलीजियस प्रैक्टिस करने का हक दिलाया। इनफैक्ट इस डिसीजन के खिलाफ केरला की हिंदू औरतों ने प्रोटेस्ट तक किया था और कई लोगों ने इसका ओपनली विरोध भी किया था। लेकिन अगर पीएम मोदी डिक्टेटर होते तो क्या वो ऐसे मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाने वाले कदम को देश भर में लागू करते? इस देश में अब तक उस टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाती है जिसने लाखों हिंदुओं को मार डाला था और लाखों को कन्वर्ट होने पर मजबूर कर दिया था। मुंबई के मीरा रोड इलाके में पिछले दिनों हिंदू पदयात्रा पर पत्थर बरसाए गए जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम एरिया से पास हो रहे थे। और ये सिर्फ मुंबई में नहीं, दिल्ली, गुजरात और ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट में हुआ है। सो आप बताओ, क्या ये एक डिक्टेटर रेजिम में पॉसिबल है? एंड लास्टली, अगर पीएम मोदी वाकई में एक डिक्टेटर है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी उस लॉ को अब तक क्यों चलने दिया जा रहा है जो ये कहता है कि एक मस्जिद जो आजादी से पहले एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है उसे आजादी के बाद तोड़ा नहीं जा सकता? आखिर क्यों उन्होंने इस लॉ को खारिज करने के बजाय 10 सालों तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के पूरे होने तक लीगली राम मंदिर बनाने के लिए वेट किया? क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया जैसे देश को देखें जहां पर इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है, वहां पर लॉ के मुताबिक हर सऊदी सिटीजन मुस्लिम ही हो सकता है। और इंडिया जैसे देश में जहां हर कम्युनिटी को अपने रिलीजन को ओपनली प्रैक्टिस करने का राइट है, उसके विपरीत सऊदी जैसे डिक्टेटोरियल मोनार्की में इस्लाम के अलावा दूसरे किसी भी रिलीजन को पब्लिक प्लेस में प्रैक्टिस करना तक बैंड है। इनफैक्ट सऊदी में तो पदयात्रा भी बैंड है और इवन मुस्लिम्स भी घर से बाहर निकलकर मुहर्रम को नहीं मना सकते क्योंकि उस तरीके से मुहर्रम्स तो शिया मुस्लिम मनाते हैं और सऊदी एक सुन्नी देश है और इसीलिए वहां पर मुहर्रम प्रोसेशन ही बैंड है। सो क्या फिर भी मोदी डिक्टेटर है? वेल, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि डिक्टेटर बनने के लिए लीडर को चाहिए अल्टीमेट पावर। बट ध्यान से देखें तो मोदी जी के पास तो फुल पावर तो है ही नहीं। यस, दैट्स अ फैक्ट। भारत में कुल मिलाकर 31 राज्य है जिसमें से महज सिर्फ 6 राज्यों में बीजेपी ने अपने दम पर यानी सिंगल हैंडेडली सरकार बनाई है और बचे हुए बाकी के स्टेट्स में बीजेपी ने अलायंस में सरकार बनाई है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, यूपी में अपना दल के साथ, इवन कोएलिशन सरकार को भी अगर मिला के देखें तो भी 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर एनडीए की सरकार है सिर्फ। तो ये आखिर कौन सी डिक्टेटरशिप हुई कि देश का फुल कंट्रोल भी नहीं है हाथ में? और यही डेटा दर्शाता है असली डेमोक्रेसी। वरना ऐसा कौन सा डिक्टेटर है जो दूसरे पार्टीज के साथ कोएलिशन करके पावर में आता है? अगर ये डिक्टेटरशिप होती तो मोदी जी की पावर हर राज्य में होती और वो ऑपोजिशन को अपने सामने टिकने तक नहीं देता, लाइक किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के सुंगोरी रीजन में ऐसे पॉलिटिकल कंसंट्रेशन कैंप्स है जहां पर किम जोंग उन अपने ऑपोजिशन को कैद करके रखता है। हर साल कहीं ना कहीं 2 लाख से ज्यादा लोग इस कैंप्स में कैद होते हैं और वहां पर किम जोंग के अगेंस्ट वोट करना तक एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है। यह होता है एक टोटलिटेरियन स्टेट। सो सिर्फ 6 राज्यों में वन हैंडेड सरकार और 12 कोएलिशन सरकार के साथ मोदी गवर्नमेंट को टोटलिटेरियन स्टेट कहना कैसे पॉसिबल है? इससे कहीं ज्यादा पावर तो कांग्रेस के पास थी जब उन्होंने पिछले 50 साल देश पर राज किए। 3 टर्म्स नेहरू गवर्नमेंट 17 साल, 4 टर्म्स इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 16 साल और 543 में से 400 सीट से सिंगल हैंडेडली जीतकर राजीव गांधी आए थे। यह होता है एक्चुअल वन पार्टी सिस्टम डिक्टेटरशिप। तब तो इंदिरा जी ने एक दिन में 9 स्टेट्स की सरकार गिराई थी, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया था, इमरजेंसी के टाइम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर तत्वों को ही चेंज कर दिया था जिसे एक्चुअली में चेंज नहीं किया जा सकता है। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अब तक 90 से ज्यादा बार स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया है और जिसमें से सिर्फ इंदिरा गांधी जी के ही फेज में 50 से भी ज्यादा गवर्नमेंट डिसमिस हुए। आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। लेकिन वहीं पर मोदी जी के टर्म को देखें तो पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस ही नहीं किया। तो अगर तब ये डिक्टेटरशिप नहीं था तो फिर अब क्यों? आई थिंक यही सवाल हर एक यूथ को जिन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है उन्हें खुद से पूछना चाहिए। और अगर आम लोगों के राइट्स यानी कि देशवासियों के डेमोक्रेटिक राइट्स को भी देखें तो हम सब आज भी उन राइट्स को इजीली एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। करंट गवर्नमेंट के रूलिंग में सिटीजंस ओपनली प्रोटेस्ट कर पा रहे। करंटली चल रहे किसान आंदोलन 2.0 को ही देख लो। इवन पिछली बार किसान आंदोलन के नाम पर इंसानियत का गला घोट दिया गया था। लाल किले पर हिंसा हुई, लड़कियों का बलात्कार हुआ, यहां तक कि लोगों को मारकर लटकाने और जिंदा जला देने जैसे क्राइम्स करके देश के मासूम लोगों को बुरी तरह से टारगेट भी किया गया। इतना सब होने के बाद भी किसान आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने हाथ जोड़े, किसानों से माफी मांगी
और फार्म लॉज जिन्हें सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए बनाए थे उन्हें भी रिपील कर दी। 2024 के फार्मर्स प्रोटेस्ट में तो पीएम मोदी तक को मारने के डायरेक्ट थ्रेट्स दिए जा रहे थे। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। कन्हैया कुमार जैसे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट तक इस कंट्री में पीएम के खिलाफ बोल पा रहे हैं आज के तारीख में। पर क्या ये सब एक डिक्टेटर के राज में होना पॉसिबल है? वेल, हमारे पड़ोसी देश चाइना के एग्जाम्पल से ही समझ लो। जैक मा, फाउंडर ऑफ Alibaba.com, चाइना के फेमस बिलियनर्स में से एक है। इनफैक्ट दुनिया के फेमस बिलियनर्स में से एक है। लेकिन इन्होंने ना अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहा, ना अपने डिक्टेटर लाइक प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ कहा। इन्होंने सिर्फ यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बीच में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े रहकर यह स्टेटमेंट दिया कि वो अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। बस इतनी सी बात और जैक मा जैसा बिलियनर रातों रात गायब। और सऊदी अरेबिया में तो डिक्टेटोरियल रूल इतना स्ट्रांग है कि इस कंट्री में तो प्रोटेस्ट करने पर ही बैन लगाया हुआ है। नाउ अगेन टेल मी, क्या इंडिया में डिक्टेटरशिप आया हुआ है? ना तो यहां पर प्रोटेस्ट बैन है, ना क्रिटिसिज्म और ना ही प्रोटेस्टर्स। यहां पर सबकी बात सुनी जा रही है। अब अगर बात करें प्रिंट मीडिया की, तो आज इंडिया में कितने सारे ही प्रिंट मीडिया है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ब्लेटेंटली बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की मदद से कई यूट्यूबर्स गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। अगर मोदी जी डिक्टेटर होते तो इनको ये फ्रीडम होती क्या? अगर ये सेम सिचुएशन नॉर्थ कोरिया में हो रहा होता तो क्या हालत होती है आपको अच्छे से पता है। इवन ऑपोजिशन पार्टी भी इंडिया में जो चाहे जब चाहे बोल रही है। भारत जोड़ो जैसे फ्रीली यात्राएं कर रही है, उसमें कन्हैया कुमार जैसे एंटी नेशनल को बुलाया जा रहा है जिन्होंने जेएनयू में भारत को टुकड़ों में तोड़ने के नारे लगाए थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या ये चीज डिक्टेटोरियल रेजिम में पॉसिबल होती है क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पीएम मोदी एक डिक्टेटर होते तो अपने पार्टी के लोगों के दुश्मनों को जरा सा भी बख्शते क्या? आज के तारीख की ग्राउंड रियलिटी क्या है? वेस्ट बंगाल में बीजेपी वर्कर्स को दिन दहाड़े गोली मारी गई। इल्जाम लगा टीएमसी पार्टी के गुंडों पर। वेस्ट बंगाल में ही ट्राइबल बीजेपी वर्कर्स को मारकर पेड़ से लटकाया गया। 2021 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद स्टेटमेंट दी कि 300 से ज्यादा बीजेपी मेंबर्स को मारा गया है, लेकिन केस की इन्वेस्टिगेशन इंच भर भी आगे नहीं बढ़ी है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है और उसकी जांच में 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। और जो बीजेपी मेंबर्स बचे, उनमें से लाखों मेंबर्स को अपनी जान बचाने के लिए घर बार छोड़कर भागना पड़ गया। West Bengal post-poll violence intensifies. BJP workers who reportedly fled their homes fearing assault by TMC members. अगर पीएम मोदी डिक्टेटर होते तो वेस्ट बंगाल में कब का प्रेसिडेंशियल रूल या मिलिट्री रूल लग गया होता। इतिहास के किसी भी डिक्टेटोरियल रेजिम को उठाकर देख लो, आपको हर डिक्टेटर एग्जिस्टिंग रूल्स को ब्रेक करते हुए और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से नए रूल्स बनाता हुआ मिलेगा। लेकिन 2018 में क्या हुआ? आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम यानी मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी राइट्स को लेकर रोक लगाई। अब अगर पीएम मोदी अथॉरिटेरियन रेजिम चला रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट की क्वेश्चनिंग को रोक सकते थे, पर वो इंडिया के इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अगेंस्ट नहीं गए। अभी एक और एक डिक्टेटोरियल रेजिम का कोर एट्रीब्यूट होता है कि डिक्टेटर्स अपनी मिलिट्री में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 2% ही डिफेंस में इन्वेस्ट करता है आज के तारीख में, जबकि रियल डिक्टेटर्स तो 80% तक करते हैं। लेकिन अब फ्रेंड्स, एक सबसे जेन्युइन और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीएम मोदी और भी ज्यादा सीट्स जीतकर पावर में आने के बाद जब चाहे इंडिया में डिक्टेटरशिप लाने का डिसीजन ले सकते हैं? वेल, इसका आंसर केशवानंदा भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस की वर्डिक्ट में छुपा हुआ है। 24 अप्रैल 1973 को 13 सुप्रीम कोर्ट जजेस की बेंच ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट दी थी। उसमें जजेस ने यह बताया कि कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। बेसिकली इस जुडिशियल डिसीजन का मतलब है कि वो डेमोक्रेसी को डिक्टेटोरियल रेजिम में नहीं बदल सकते, फिर चाहे बीजेपी 543 में से 543 सीट्स लेकर ही क्यों ना जीत जाए। पर अब चलो एक टाइम के लिए यह भी मान लेते हैं कि पीएम मोदी ने फुल पावर में आते ही मिलिट्री और हार्ड पावर को अपने कंट्रोल में लेकर, लोगों को हिंदुत्व के सपने दिखाकर, अपने कॉन्फिडेंस में लेकर सिविल वॉर करा के डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही कोलैप्स करा। ये कितना पॉसिबल है? सो अब हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस की बात कर रहे हैं, बट अगर हाइपोथेटिकली कंसिडर किया जाए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही पीएम मोदी ने तोड़ डाला, तो वेल, ये कर पाने के लिए वो मेन पावर कहां से गेन करेंगे? अपने कोर आइडियोलॉजी आरएसएस विचारधारा के ही थ्रू, राइट? सो यहां पर भी जैसे हमने पहले देखा कि आरएसएस का विजन तो ऐसा है ही नहीं कि देश को सिर्फ एक रिलीजियस कल्ट के तौर पर एस्टैब्लिश करना है। आरएसएस का तो यह कहना है कि इस्लाम इंडिया में बिल्कुल सुरक्षित है। अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा।
हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। अब विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती। सो इस हाइपोथेटिकल तानाशाही में बीजेपी या मोदी जी को लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट हैज नेवर बीन द विजन ऑफ आरएसएस। और लोग तो किसी विचारधारा से उनके मान्यताओं और विजन के वजह से ही जुड़ते हैं ना। जैसे ही कोई लीडर उस विजन से भटकता है, लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, जैसे महाराष्ट्र इलेक्शंस में उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के साथ हमने देखा। हिटलर के केस में तो रेशियल प्योरिटी और वर्ल्ड डोमिनेंस का उसका पूरा विजन रेडी था, जो उसने अपने बुक्स में भी लिखा है, एक जो पब्लिश हुई और एक जो पब्लिश नहीं हुई। बट यहां पर विजन फंडामेंटली बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनाइटिंग है, डिवाइडिंग नहीं। सो अब इस पूरे मुद्दे को एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने के बाद एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि ना तो मोदी जी अब डिक्टेटर है और ना ही आगे चलकर बनने वाले, और ना ही बन सकते हैं। तो फिर अब यह सवाल आता है कि आखिर ऑपोजिशन पार्टी क्यों मोदी जी को बार बार डिक्टेटर कहे जा रही है? तो गाइस मेरे हिसाब से ना आंसर इज वेरी सिंपल, अगर आप थोड़ा सा भी सिचुएशन को एनालाइज करोगे तो। सो बात कुछ ऐसी है ना, ये 2024 के इलेक्शंस इंडिया में डेमोक्रेसी की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। मतलब उन्हें डर है कि इस इलेक्शन के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है, और इसीलिए वो जानबूझकर ये मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। क्योंकि अगर आप करंटली देखोगे तो आज कांग्रेस ने 48 सीट से सेकंड नंबर पर आकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन टैग तो हासिल कर लिया, पर एक्चुअल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी शैडो पीएम बनने के लिए एटलीस्ट 52 सीट्स लगते हैं। यानी कि अभी भी कांग्रेस पार्टी 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सपोर्ट से ही शैडो पीएम बनी है। पर अगर शायद इस बार वो हार गए तो उन्हें डर है कि इनके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टैग भी नहीं रहेगा, और जिसके कारण उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें इस बात का भी डर है कि इस बार हिस्ट्री लगता है वापस से रिपीट होने वाली है। क्योंकि जब उन्होंने 50 सालों तक वन हैंडेड सरकार बनाई थी कि इंस्टीट्यूशंस में अपनी पकड़ जमाए रखकर, तब इनके सामने मोस्टली कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो 1969 में ही एस्टैब्लिश हुआ था। अब वही सिचुएशन उन पर आ गई है, और इसीलिए वो डरे हुए हैं और चीख चीख कर हर जगह पर बस यही बता रहे हैं कि मोदी इज अ डिक्टेटर। बट एक बात तो साफ है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी, कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की वाकई में जरूरत है, ताकि सभी पार्टीज देश के डेवलपमेंट को लेकर कमिटेड और अकाउंटेबल रहे। एंड विद दैट